हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ना ही हम सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ व्हाट आई विल डिस्कस विद यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जामिनर के थ्रू इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं अभी तक। और मेजरली जो क्वेश्चंस हैं इन 20 क्वेश्चंस में 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ओके, सो चांसेस है कि दोबारा पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ द सेशन। पहले मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा, लाइक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आई विल डिस्कस फर्स्ट, देन आई विल शो यू द क्वेश्चंस जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक पर्टिकुलर पॉइंट से भी जो क्वेश्चन पूछा गया आई विल शो यू, ठीक है। पॉइंट वाइज शो करूंगा, टॉपिक वाइज शो करूंगा, सो लिसन केयरफुली। सेकेंडली, इस टॉपिक से मतलब इस सेक्शन से यू कैन से एनसीईआरटी के भी 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आई विल डिस्कस विद यू, आई ट्राई टू डिस्कस विद यू एनसीईआरटी क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। आपका टाइम बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप लोग को पता है अभी हमने प्रीवियस सेक्शन कवर करा था जिसमें हम लोगों ने देखा था 1830 से 1848 के बीच में काफी सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे, ठीक है। क्लियर? नो नीड टू रिमेंबर, बस सिर्फ स्टोरी की तरह बता रहा हूँ, सब सुन लो, ठीक है। 1830 से 1848 के बीच में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने अपने आप को यूनिफाई करने की कोशिश करी। ऐसे ही जर्मनी ने भी कोशिश करी थी, ठीक है। यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जर्मनी में जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्होंने ट्राई करा 1848 में जर्मन को यूनिफाई करने का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। रीजन क्या हुआ? जो लिबरल इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है, उसको अपोज किया गया और रिप्रेस किया गया किसके थ्रू? मोनार्की के थ्रू, ओके, एंड मिलिट्री के थ्रू। और इसका सपोर्ट किया लार्ज लैंड ओनर्स ने, दैट इज यू कैन से उस टाइम पे उनको बोला जाता था जंकर्स ऑफ प्रशिया, ओके। जंकर्स ऑफ प्रशिया ने काफी ज्यादा इनका सपोर्ट करा। दैट्स वाई जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है या जो डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का उनका प्लान था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश करने का उनका प्लान था, वो फेल हो गया। ओके, ठीक है, होप सो क्लियर होगा। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, मतलब 2 पॉइंट्स याद रखने क्या? 1848 में उन्होंने ट्राई करा था जो कि फेल हो गया, और रीजन क्या था उसका? बिकॉज मोनार्की, मिलिट्री एंड जंकर्स ने उनका अपोज किया। अंडरस्टूड? 2 पॉइंट्स यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। और हाँ, एक इमेज भी ध्यान रख लेना, ये ठीक है, ये इमेज है हॉल ऑफ मिरर्स की एट वर्सेल्स। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है और ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा इन सब पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1848 में जब उनका प्लान ये सब फेल हो गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि दैट उसके बाद प्रशिया ने इसकी लीडरशिप ले ली, ठीक है। प्रशिया ने लीडरशिप ले ली ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब प्रशिया ने कमांड ले ली कि अब हम यूनिफाई करेंगे, ठीक है। और वहां के जो सीएम थे, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएम जो थे प्रशिया के, दैट इज ऑट्टो वन बिस्मार्क, ठीक है। उनको इस पूरे प्रोसेस का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है, मतलब मेन जो करता धरता है वो किसको माना जाता है? ऑट्टो वन बिस्मार्क को माना जाता है, जिन्होंने पूरा प्रोसेस करा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से ऑट्टो वन बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। आई विल शो यू इससे कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। गिव मी 1 मिनट, मैं 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा ऑट्टो वन बिस्मार्क से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। इन्होंने वॉर्स लड़े, 3 वॉर्स, ठीक है, 3 वॉर्स लड़े 7 ईयर्स में, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन से कंट्रीज के साथ इनके वॉर्स हुए थे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, 3 कंट्रीज, ध्यान रखना है, ठीक है। और अल्टीमेटली कौन जीता? रशिया जीता, नो डाउट, ठीक है। 1871 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 आप ध्यान रखेंगे, असेंबली में जो विलियम वन है, केसर विलियम वन, ठीक है, केसर विलियम वन ऑफ रशिया, इनको क्या बना दिया गया? जर्मन एम्परर बना दिया गया, मींस जर्मनी का राजा बना दिया गया। अब ये सेरेमनी वगैरह कहां पर हुई थी? हॉल ऑफ मिरर्स में, ठीक है, इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। और फाइनली जो है जर्मन एम्परर कौन बन गया? केसर विलियम वन,
ठीक है। नेशन बिल्डिंग इस तरीके से कंप्लीट हुआ जर्मनी का। ओके, फिर जर्मनी ने काम करा अपनी करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड डिजिटल सिस्टम्स एटसेट्रा पर। ठीक है, दैट्स इट। ओके, जर्मनी के बारे में सिर्फ इतना ही था। ये कुछ पॉइंट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत सारे क्वेश्चंस इन पॉइंट से पूछे गए हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा लिस्ट के अकॉर्डिंगली। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yeah, this one. Hope you will be able to see. Question number 2. Yeah, this is the list of the questions. So हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंगली, yes you can check from here कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे एक पूछा गया है 2011-2019 में। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ऑटो वन बिस्मार्क का क्या कंट्रीब्यूशन था, दैट यू हैव टू डिस्कस इन दिस। आई हैव टोल्ड यू कि भाई जो ऑटो वन बिस्मार्क है उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, वो चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं जर्मन यूनिफिकेशन के। नेशनलिस्ट फीलिंग्स आपको पता है, मैंने आपको बताया कि 1848 से डेवलप होना शुरू हो गई थी। ठीक है, उन्होंने ट्राई करा पार्लियामेंट्रियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का, बट जो है उनको रिप्रेस कर दिया गया किसके थ्रू, मोनार्की और मिलिट्री के थ्रू। जिनको किसका सपोर्ट मिला था, रशियन लैंड ओनर्स जिनको जंकर्स बोला जाता है, उनका भी सपोर्ट मिला था। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, फॉलोड बाय दैट जो प्रशियन चीफ मिनिस्टर हैं हमारे ऑटो वन बिस्मार्क थे, सॉरी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और उनकी लीडरशिप में कितने वॉर्स हुए थे, आई हैव टोल्ड यू 3 वॉर्स हुए थे, सेम पॉइंट है, नो नीड टू डिस्कस अगेन। ठीक है, और फाइनली रशिया की विक्ट्री हो गई। ठीक है, चलिए और एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70 का बी पार्ट। अगर सेम टाइप का होगा, मतलब डिटेल्ड क्वेश्चन होगा, तो आई विल नॉट डिस्कस, जस्ट शो कर दूंगा। ठीक है, या यू कैन सी एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 2024 में पूछा गया 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सेम पॉइंट्स यू हैव टू कोट। ओके, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। जस्ट अ सेकेंड, या दिस वन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लो अच्छे से। Why was Ottoman Bismarck carried as the considered as the architect of unified Germany? बिकॉज उन्होंने ही यूनिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया था, यस इनिशिएट किया था, यू कैन से, और विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी उन्होंने यूनिफिकेशन किया था। ठीक है, और उनको सपोर्ट किसका मिला था, लार्ज लैंड ओनर्स का, जिनको आप जंकर्स भी बोलते हो। ओके, ठीक है, यही कुछ पॉइंट्स है, रिपीट होंगे सेम पॉइंट्स, यू हैव टू कोट इन ईच एंड एवरी आंसर, बस क्वेश्चन का टाइप डिफरेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग कि भाई क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी कुछ इसी तरीके का है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, या एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क पूछा गया अगेन फॉर द इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 2020 में। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, सेम क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 42 एक और है, उसको भी देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट होगा तो विल डिस्कस। अच्छा हाँ, इट इज एन एमसीक्यू, तो इसको ट्राई करो आंसर करने का। Why was Otto von Bismarck considered as the CM of German unification? Sorry, chief architect of German unification. Choose the correct option from the following. 2020 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था, आपको आंसर करना है, ट्राई करो। होप यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, उन्होंने कैरी करा था नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को विद द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी, सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, तो इजीली आपको आ गया होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है एग्जामिनर के थ्रू। मैंने आपको बताया था एक पर्सन को किंग बनाया गया था, किंग प्रोक्लेम किया गया था, किंग बनाया गया था, यू कैन से सिंपली। ओके, दैट वाज केसर विलियम वन। ठीक है, याद है, नहीं याद है तो इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, केसर विलियम वन। ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, इससे रिलेटेड भी, क्वेश्चन नंबर 34 एज पर आवर लिस्ट, या दिस वन, यू कैन चेक, who among the following was proclaimed as the first German emperor in 1871? 2020 में पूछा गया, आप देख सकते हो, विलियम वन। ठीक है, क्लियर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट एनसीईआरटी में अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यस 2 क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, सेम होगा तो वी विल नॉट डिस्कस, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बिकॉज ऑलरेडी टाइम हमारे पास कम रहता है।
डिंग डिंग, या दिस वन, ठीक है। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, यू कैन सी, सिंपल क्वेश्चन है। अगेन सेम, सारे सेम पॉइंट्स हमें मेंशन करने कि भाई पहले उन्होंने ट्राई करा था 1848 में, फिर नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि भाई जो मोनार्की है और मिलिट्री है और जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं जिनको जंकर्स बोला जाता है प्रशिया के, ठीक है, उन्होंने इसका अपोज करा और फाइनली प्रशिया जीत गया। थ्री वॉर्स हुए 7 ईयर्स में, और वो वॉर्स किस किस के साथ हुए? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ हुए, और फाइनली प्रशिया विक्ट्री हो गया, ठीक है, प्रशिया जीत गया। और 18 जनवरी 1871 को प्रशियन किंग केसर विलियम वन को एक सेरेमनी में, ठीक है, जो वर्सेल्स में हुई थी, हॉल ऑफ मिरर्स में, वहां पर उसको किंग बना दिया गया। सिंपल, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर, होप सो यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करूं तो क्या है? टू फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज, एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप। ओके फाइन, इसमें बोल रहा है कोई भी 2 कंट्रीज पे फोकस करके आप बताओ कि कैसे जो नेशंस है वो डेवलप्ड हुए ओवर द 19th सेंचुरी। तो आप इटली, जर्मनी या ब्रिटेन, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पर भी यू कैन कोट अबाउट द जर्मनी, ठीक है, क्लियर, और सेम पॉइंट्स यू हैव टू कोट। ओके, होप सो यू अंडरस्टूड। सिंपल सा टॉपिक था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एंड होप आई हैव नॉट टेकन मच टाइम, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दूंगा, आज मैं 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा जिसके आंसर्स आप कमेंट करोगे, ठीक है। दैट इज एक दो एमसीक्यूज ही है, ठीक है, आई विल गिव, लेट्स सी, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इधर इफ आई टॉक अबाउट एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं, और पीवाईक्यूज में तो मल्टीपल क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इटली का भी जो प्रोसेस है वो आपका क्या बोलते हैं, बहुत लेंदी था, 1 डे में या कुछ ही टाइम में नहीं हुआ, ठीक है। इटली जो है ना, पहले बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था, स्कैटर्ड था बहुत सारे पार्ट में, ठीक है, एज वेल एज द अच्छा, इटली वाज स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था मेनली, जिसमें से सर्डिना पिडमॉन्ट जो है वही सिर्फ रूल किया जाता था बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो सिर्फ एक पॉइंट अभी तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और जो उसमें से सर्डिना पिडमॉन्ट था वो इटालियन प्रिंसली हाउस के थ्रू रूल किया जाता था, ओके। और हैब्सबर्ग एम्पायर का नाम याद रखोगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 1 पॉइंट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो नॉर्थ वाला सेक्शन था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंडर में था, सेंटर पॉप रूल करते थे, ठीक है, एंड सदर्न रीजन अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है। नॉर्थ वाला सेक्शन और नॉर्थ वाला एरिया यू कैन से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंडर में था, मींस हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, यू कैन से। सेंटर पॉप के थ्रू कंट्रोल किया जाता था, सेंट्रल रीजन, एंड जो सदर्न रीजन था वो आपका बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। होप सो यू अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट, इटालियन ऐसी कुछ लैंग्वेज भी ज़्यादा कुछ कंसिडर नहीं की जाती थी लोगों के थ्रू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में आपको ध्यान रखना है, गिसिप मेजिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम सेइंग दिस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो स्टार मार्क कर लो। अब गिसिप मेजिनी ने क्या करा यहाँ पर, गिसिप मेजिनी ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कैसे? उसने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, यू कैन से, जैसे कि इटालियन रिपब्लिक, यू कैन से, उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा था इटालियन रिपब्लिक, और उसने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, ओके। और एक पर्सन के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे जाकर के, ऑटो वन बिस्मार्क, ओके, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये उसका एक कैरिकेचर है ऑटो वन बिस्मार्क का, प्लीज ध्यान रखना इसको, ठीक है। और गिसिप मेजिनी ने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, याद रखेंगे इसको, यंग इटली। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, गिव मी 2 मिनट्स, इटली खत्म कर लेते हैं फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, पहले उन्होंने रिवॉल्यूशंस करे, जो इटली के लोग थे पहले उन्होंने रिवॉल्यूशंस करे 1831 में और 1848 में। आई हैव टोल्ड यू 1830 से 1848 के बीच में काफी सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यूरोप के, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका 1831 और 1848 में इटली वालों ने भी रिवॉल्यूशंस करे, अपराइजिंग करी, लेकिन वो फेल हो गई, ठीक है, क्लियर। फिर फाइनली किंग विक्टर इनामल सेकंड जो है, किंग विक्टर इमानुएल सेकंड, उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो इटली को यूनिफाई करेंगे विद वॉर, थ्रू वॉर यू कैन से, अब तो वॉर होगा, अब लड़ाई होगी, उन्होंने डिसाइड कर लिया। पीएम कैवर जो है उन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा, यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली,
ठीक है। वो ना ही कोई रिवॉल्यूशनरी थे, ना ही डेमोक्रेट थे, बट फिर भी उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अदर वेल्दी पीपल की तरह और अदर एजुकेटेड मेंबर्स की तरह इटालियन इलाइट के, मतलब इटालियन रिच ग्रुप के, यू कैन से, वो फ्रेंच ज़्यादा बेटर बोलते थे एज कंपेयर टू इटालियन। ये एक पॉइंट है, आप याद रखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड। ठीक है। Ferdinand Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। सबसे पहले ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया गया 1859 में। इसके अलावा रेगुलर ट्रूप्स के अलावा बहुत सारे आर्म्ड वॉलेंटियर्स ने भी काम करा अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसिप गिरिबल्डी। तो एक और अनदर नेम आ गया इटली के यूनिफिकेशन में। तो कौन कौन से नेम्स आ गए अभी तक? गिसिप मेजिनी का नेम आ गया, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बना करके अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। नंबर 2 किंग विक्टर इनामल सेकंड का, जिसने डिसाइड करा कि भाई वॉर्स के थ्रू अब मैं खत्म करूंगा, यूनिफिकेशन करूंगा। जो किसको रूल करता था? फर्डिनांड पिडमोंट को रूल करता था। ठीक है, क्लियर। फिर सीएम कैवर के बारे में भी हमने देखा, वो ना ही कोई रिवॉल्यूशनरी थे, ना ही डेमोक्रेट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड करा या उन्होंने सपोर्ट करा यूनिफिकेशन ऑफ इटली को, यू कैन से। नंबर 4 यू कैन से, जो गिसेप गिरिबल्डी हैं, वो उन्होंने क्या बोलते हैं, अपने कुछ आर्म्ड वॉलेंटियर्स के साथ उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है। सबसे पहले 1859 में फर्डिनांड पिडमोंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट करा। ठीक है। फिर देन 1860 में साउथ इटली को अपने कंट्रोल में लिया, किंगडम ऑफ टू सिसिल्स को अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है। और वहां से स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया। ओके। नेक्स्ट 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपने आप को किंग प्रोक्लेम कर दिया, मतलब किंग डिक्लेयर कर दिया ऑफ यूनिफाइड इटली। सिंपल, अंडरस्टूड। ठीक है, क्लियर। द पीजेंट मासेस, एक पॉइंट ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो गैरिबल्डी को सपोर्ट करते थे सदर्न इटली में, जो भी जितना भी पीजेंट मास था, ठीक है, उन्होंने कभी इटालिया के बारे में नहीं पढ़ा था, मतलब इटालिया जैसा उनके बारे में, लैंग्वेज के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था। ठीक है। उनको लगता था इटालिया का मतलब है ला तालिया, जो कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, बट एक बुक में पॉइंट है तो वी हैव टू कीप दिस इन अ माइंड। और ये रिलेटेड है किससे? गैरिबल्डी से, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, लेट्स डिस्कस। पहले मैं कंबाइंड सेक्शन से बताता हूं, मतलब कंबाइंड सब सेक्शन से बताता हूं कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यूनिफिकेशन ऑफ इटली से। ओके। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, क्वेश्चन नंबर 8 है आई थिंक। हाँ, तो इटली का आप यहाँ पे देख सकते हो, इटली का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। अगेन इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, सेम पॉइंट है। फर्डिनांड पिडमोंट इटालियन प्रिंस थे, हाउस के थ्रू रूल किया जाता था। और गिसेप मेजिनी आपका जो है, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, उन्होंने एफर्ट्स लगाए इटली को यूनिफाई करने के लिए। ठीक है। फिर काउंट कैवर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। गिसेप गैरिबल्डी के बारे में हमने देखा। और फाइनली 1861 में विक्टर इनामल सेकंड ने अपने आप को किंग प्रोक्लेम कर दिया ऑफ यूनाइटेड इटली। क्लियर? होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट पीवाईक्यूज की बात करते हैं अब सीरियल वाइज फटाफट से, जरा ज्यादा टाइम नहीं है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ऑल्सो। ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंगली। या दिस वन, क्वेश्चन नंबर 55 सिंपल क्वेश्चन है, नॉट गोइंग टू डिस्कस। 2023 में पूछा गया, यू कैन चेक, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आप इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जस्ट कीप वॉचिंग। हाँ, प्लीज स्किप मत करने की कोशिश करना, बिकॉज क्वेश्चंस का आपको आइडिया लग जाएगा। जर्मन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन प्रोसेस एनालाइज करो, इटली यूनिफिकेशन का प्रोसेस एनालाइज करो। 3 मार्क्स में पूछा गया है 2024 में। नो नीड टू डिस्कस, सेम पॉइंट्स यू हैव टू कोट। ठीक है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि पूछ सकता है एग्जामिनर इस बार। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गिसेप मेजिनी इन स्प्रेडिंग रिवॉल्यूशनरी आइडियाज इन यूरोप। उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? ठीक है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है। ऑलरेडी सेम पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट जो भी आपको अगर कुछ नया मिल रहा है तो आप एक बार रीड कर लेना, स्किप मत करना इसको। ठीक है। 2011 में पूछा गया था, पूछ सकते हैं अभी दोबारा। देन नेक्स्ट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 29। आप इसको ट्राई करो आंसर करने का। अगेन द सेम है, रोल ऑफ गिसेप मेजिनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 5 मार्क्स के लिए इसको मैं बता देता हूँ फटाफट से। कौन थे गिसेप मेजिनी? इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। ठीक है। उन्होंने इटालियन रिपब्लिक का प्रोग्राम स्टार्ट करा था। ठीक है। और यंग इटली सोसाइटी भी बनाई थी। 1831, 1843, 1848 होगा। हाँ,
1848 में जो आपका रिवॉल्यूशन फेल होने के बाद भी, ठीक है, तो सर्डिना पिडमॉन्ट जो है उन्होंने सर्डिना पिडमॉन्ट जो रूल किया जाता था किसके थ्रू, विक्टर एनामल सेकंड के थ्रू, उसने डिसाइड करा कि भाई अब हम वॉर से ये बिल्कुल यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और फाइनली 1861 में यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्लियर, दैट्स इट, इतना ही है इसमें, सेम सेम पॉइंट्स ही हैं आपको देखने। देन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 35 और 39 बोल रहा है, 35 और 39 फटाफट से देख लेते हैं एक बार। या 1 मार्क का क्वेश्चन है, यंग इटली वॉज फॉर्म्ड बाय, सिंपल सा क्वेश्चन है, गिसेप मेज़नी के थ्रू। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली, अगेन सेम क्वेश्चन, सिंपल, गिसेप मेज़नी। ठीक है, फिर देन आपका एक क्वेश्चन सीएम कैवर से भी पूछा गया है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट से। हाँ, सी, एनालाइज द रोल ऑफ सीएम कैवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनाइट द रीजन्स ऑफ इटली, उनका क्या रोल था। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, आपको मैंने बताया वो ना ही एक रिवॉल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे। ठीक है, और अदर इटालियन इलाइट्स की तरह, मतलब इटालियन रिच पीपल की तरह, वो फ्रेंच बोलते थे ज़्यादा बेटर एज कंपेयर टू इटालियन, मतलब उनको इटालियन लैंग्वेज तक अच्छे से नहीं आती थी, एंड उन्होंने फाइट करा और उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यू कैन से। ओके, अपने डिप्लोमेटिक एलियंस के थ्रू विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवर, सर्डिना पिडमॉन्ट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। ठीक है, तो सर्डिना पिडमॉन्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा इन्होंने, दैट्स वाई उनका रोल क्रूशियल बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, होप सो क्लियर होगा। देन नेक्स्ट आपका गिसिप गिरिबल्डी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में ही, तो उसको डिस्कस करना बनता है भाई। 57, या 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिसिप गिरिबल्डी बिलोंग टू, मतलब ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, इजीली आंसर कर पाओ आप इसको, क्योंकि इटली में हमने पढ़ा है, इटली में बहुत सारे नेम्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे गिसिप गिरिबल्डी, गिसेप मेज़नी, ओके, और आपका हैप्सबर्ग एम्पायर का नेम हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पर ही हमने देखा कि किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपने आप को प्रोक्लेम करा एज अ किंग आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, एंड देन हमने देखा गिसेप गैरिबल्डी के बारे में भी, ओके, सीएम कैवर के बारे में भी। सो कीप ऑल दीज नेम्स इन योर माइंड रिलेटेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली ओनली, अंडरस्टूड। ठीक है, होप सो यूनिफिकेशन ऑफ इटली सारे क्वेश्चंस के साथ क्लियर होगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक बन सकता है, आप ये ध्यान रखोगे। ठीक है, देन ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन का भी अगेन जो प्रोसेस है यूनिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटेन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो इससे क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं आई विल शो यू द क्वेश्चन इन PYQs, कि कौन कौन से 4 कंट्रीज को मिला करके जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वो बना है, दैट इज इंग्लैंड, कीप दिस इन योर माइंड प्लीज, इंग्लैंड, ठीक है, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड। ठीक है, क्लियर, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड। ठीक है, क्लियर, इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती थी, और वेल्श और वेल्स में, स्कॉटलैंड में स्कॉट, एंड आयरिश आयरलैंड में यू कैन से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे बहुत सारे। ठीक है, इंग्लिश पार्लियामेंट ने फाइनली जो है पावर को सीज करा 1688 में, इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज करा, ओके, जिसका मेन जो डोमिनेंस था वो किस, मतलब कौन से लोगों का डोमिनेंस था पार्लियामेंट में, इंग्लिश का ही डोमिनेंस था, इंग्लैंड को सेंटर बनाया गया। ओके, फाइनली सेकंड जो एक्ट ऑफ यूनियन है 1707 में, सेकंड पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड 1707 में। ठीक है, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 की वजह से किस किस के बीच में हुआ था ये भी ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है एक, मैं आपको शो करूंगा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ। ठीक है, और फिर इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस इंपोज करना शुरू कर दिया स्कॉटलैंड के ऊपर। ओके, क्लियर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया भाई इंग्लिश मेंबर्स ज़्यादा थे। ठीक है, और फिर उन्होंने डिसाइड करा स्कॉटलैंड के डिस्टिंक्टिव कल्चर को और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमेटिकली सप्रेस करना शुरू कर दिया। ओके, फिर मैं बात करूं आपका स्कॉटलैंड के अलावा आयरलैंड की, तो आयरलैंड में भी सेम तरीके से इन्होंने डील करा। ठीक है, आयरलैंड का जो सेक्शन था, या आयरलैंड का जो कंट्री था, यू कैन से पार्ट था, वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में डिवाइडेड था। अब ब्रिटिशर्स ने, यानी कि इंग्लिश ने, यू कैन से, किसको सपोर्ट करा, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करा,
ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। ओके, अब ब्रिटिश इंग्लिश का सपोर्ट मिलने के बाद, मीन्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का सपोर्ट मिलने के बाद, यू कैन से डायरेक्टली, तो जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो जीत गए। ओके, एक वॉल्फ टाउन का आप नेम ध्यान रखोगे, और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन, अदर ग्रुप्स जो हैं, अदर मेंबर्स जो हैं उनके, जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने अपोज करा था इस सब चीज़ के लिए। ठीक है, 1798 के आसपास आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया गया। अंडरस्टूड? ठीक है, एक न्यू ब्रिटिश नेशन आया। ठीक है, विद द डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। सिंबल्स क्या क्या थे, इंपॉर्टेंट है, कोट करोगे अपने आंसर में। सिंबल्स क्या क्या थे न्यू ब्रिटेन के? ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो अब इसमें से पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने हैं सर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन से रिलेटेड? पहला कि डिफरेंट डिफरेंट एथनिक पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, और यू कैन कोट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। ठीक है, नदर्न आयरलैंड, बेसिकली पूरा आयरलैंड नहीं, नदर्न आयरलैंड इसका पार्ट था और अभी भी है पार्ट, यू कैन से। ठीक है, आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ, आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जब बना तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले सब अलग अलग पार्ट से छोटे छोटे, ग्रेट ब्रिटेन एग्जिस्ट नहीं करता था, बट जब ग्रेट ब्रिटेन बना तो ये 4 कंट्रीज उसका पार्ट बने। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कब सीज करा था पावर को मोनार्की से? 1688 में, ध्यान देंगे 1688 ईयर याद रखेंगे। देन थर्ड पॉइंट, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। ओके, जिसकी वजह से ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। ठीक है, क्लियर? फिर उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने कंट्रोल में लिया। नो नीड टू रिमेंबर एनी पॉइंट, बस आप इतना ध्यान रख सकते हो कि स्कॉटलैंड को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया आफ्टरवर्ड, दैट्स इट। ठीक है, सेम प्रोसेस इन्होंने आयरलैंड के साथ भी किया। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करा, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। वॉल्फ टोन का नेम आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट, जो ब्रिटिश नेशन बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है, उसका ब्रिटिश फ्लैग का नेम यूनियन जैक एंड नेशनल एंथम का नेम गॉड सेव आवर नोबल किंग। लैंग्वेज आपको याद ही रह जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामिनर के थ्रू। इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, एंड एक्ट ऑफ यूनियन से भी क्वेश्चन पूछा गया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया। चलो मैं दिखाता हूं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 46 हम डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। या दिस वन, क्वेश्चन नंबर 46, यू कैन सी सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? 2021 में पूछा गया था। तो इंग्लैंड, मैंने आपको बताया कौन कौन से कंट्रीज पार्ट थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है, और पोलैंड था क्या? पोलैंड नहीं था, ध्यान रखना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड। सो पोलैंड इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? होप सो क्लियर होगा। फिर एक क्वेश्चन आप ये भी आंसर कर सकते हो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर इन 1871? तो कौन था आपका? विलियम वन। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस वन। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62, बोल रहा है इससे रिलेटेड है, एक बार देखें क्या है। हाँ, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही बात है, और जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, और इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही। ठीक है, इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता था अपने आप को स्कॉटलैंड के ऊपर, और सेकेंडली आपका आयरलैंड के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस उसने इम्पोज करा। ओके, ठीक है, क्लियर? तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही आंसर है। होप सो आपको, आप करेक्ट गेस कर पाए होगे। ठीक है, देन एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन और है, 60 का बी पार्ट बोल रहा है, उसको डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ। क्या है? अच्छा, सेम है। अभी हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यू कैन सी द आंसर। ये सेम पॉइंट्स ही आपको कोट करने हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर रीड करना है बाद में, तो अदरवाइज नो नीड, सेम पॉइंट्स हैं हम लोगों ने जो अभी डिस्कस करें, कुछ नए पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21 एक बोल रहा है लिस्ट के अकॉर्डिंगली, उसको भी देख लेते हैं, कुछ नया तो नहीं है।
या क्या है, हाउ डिड, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ डिड ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ नेशन स्टेट, एक्सप्लेन, 3 मार्क्स का है 2019 का, सेम क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं उसमें कुछ अगर डिफरेंट है तो आई विल डिस्कस, अदरवाइज दिस विल बी द एंड ऑफ द सेशन। हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक इन द रेस्ट ऑफ यूरोप, सेम पॉइंट्स आपको कोट करने, कुछ नया कोट नहीं करना है। तो इसी के साथ जो हमारा सेक्शन डी है वो खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको जर्मेनिया आंटी के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। और उसमें हम लोग मैरियाने आंटी के बारे में पढ़ेंगे, और मैरियाने और जर्मेनिया दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, पीवाईक्यूज भी सारे डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होंगे उस सेक्शन से रिलेटेड वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू कवर सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ बोथ, ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, होमवर्क, वेट, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 56 आप आंसर करोगे कमेंट में, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 67 भी आप आंसर करोगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 67, ओके। दैट्स इट फॉर द सेशन, बाय बाय एवरीवन।